नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर। दृष्टि पेज का बेटा हमारा आज का ये लास्ट लेक्चर, जो कि टॉपिक हमारा जो चैप्टर है प्राकृतिक संपदा उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा जो चैप्टर लास्ट हमारी क्लास 9 का बचता है प्राकृतिक संपदा, इसके बारे में हम पूरा की पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर देखें तो पूरा हमारे पास में ये जो सेशन होने वाला है वो वन शॉट होने वाला है। बहुत सारी इसमें आसान सी बातें हैं, आसान सी हमारे पास में क्या है चीज़ें सारी की सारी। तो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से सारी की सारी बातों को सुनिएगा। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्या होंगी, क्लियर होंगी, बस आराम से इनको सुनना। ठीक है, चलिए प्राकृतिक संपदा की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या आने वाले हैं, सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब ये ओवरऑल हमारा वन शॉट होने वाला है। ओवरऑल हमारे पास में ये वन शॉट हमारा होने वाला है। ठीक है बेटा, कहानी इतनी आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, मतलब जो एक बेसिक जो हमारे पास में जो परिचय निकल करके आता है उसी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास में इसका निकल करके आता है वो हमारा इसका परिचय निकल करके आता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके 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 ओके, हाँ जी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। होता ये है बेटा कि हम अगर हमारी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के लिए हमारे पास में जो सबसे पहली बात आती है कि जीवन के लिए परिवेश हमारे पास में क्या होना चाहिए, तापमान, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। हम हमारी अगर पृथ्वी की बात करें, अगर हम धरती की बात करें तो हमारी इस पूरी की पूरी धरती के ऊपर जीवन के लिए कुछ अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता है। पहला तो यहाँ का एक स्पेशल सा टेम्परेचर, तापमान चाहिए, जल की उपलब्धता चाहिए, और क्या चाहिए हमें, भोजन चाहिए, भोजन की जो पूर्ति है वो होना चाहिए। ये तीन चीजें होने की वजह से ही पृथ्वी के ऊपर बेटा क्या उपस्थित है, जीवन उपस्थित है। अगर हम ओवरऑल पूरी की पूरी पृथ्वी को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि भाई ये हमारे पास में पूरा की पूरा इस तरह से क्या होता है, एक सर्कल होता है एक गोले के रूप में क्या है हमारी पृथ्वी है। और इस पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर मैक्सिमम जो हिस्सा होता है, मैक्सिमम जो हिस्सा होता है बेटा वो किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। लेकिन कुछ जो भाग हैं उस पर क्या उपस्थित है, जमीन वाला भाग हमारे पास में देखने को मिलता है। तो कुछ जो हिस्सा है वो तो हमारे पास में हो गया है जमीन वाला, और बाकी का इस धरती का जो मैक्सिमम हिस्सा होता है वो किससे कवर होता है बेटा, पानी से कवर होता है। पानी वाला हमारे पास में हिस्सा हो गया। ठीक है, जो पूरा की पूरा पानी वाला हिस्सा होता है, जो पानी वाला हमारे पास में भाग होता है बेटा, इसे हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास में हमारा जल मंडल होता है। जो पानी वाला हमारे पास में भाग हो गया इसका नाम हमारे पास में हो चला है, ये क्या है, जल मंडल। पृथ्वी का पानी वाला जो भाग है उसका नाम हमारे पास में नाम होता है जल मंडल। और जो जमीन वाला भाग होता है उसका हमारे पास में नाम होता है क्या बेटा, स्थल मंडल हमारे पास में देखने को मिलता है, उसका नाम हो गया हमारे पास में स्थल मंडल। इसके अलावा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, के अलावा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ बेटा हवाओं का, ठीक है, वायु का क्या है, एक घेरा उपस्थित है। हवा की अगर हम बात करें, वायु की अगर हम बात करें तो वायु का एक क्या उपस्थित है बेटा, घेरा उपस्थित है। और हमारे चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ ये जो वायु का घेरा उपस्थित है, हवाओं का जो घेरा उपस्थित है, इसे हम बोल देते हैं ये हमारा वायुमंडल हो चला है ये हमारे पास में हमारा क्या हो गया है, वायुमंडल। तो ये तीन अलग अलग चीजें हमें देखने को मिल रही है कहाँ पर, हमारी पृथ्वी के संदर्भ में। पहली चीज तो हमारे पास में हो गई है क्या, जलमंडल, दूसरा है हमारे पास में स्थल मंडल, और तीसरा हमारे पास में हो गया है वायुमंडल। ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं बेटा, इन तीनों चीजों की बदौलत ही आज हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या उपस्थित है, जीवन उपस्थित है। जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों की बदौलत पृथ्वी के ऊपर क्या है, जीवन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर वायुमंडल ना हो हमारा तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। वायुमंडल भी जरूरी है, जलमंडल भी जरूरी है, और स्थल मंडल भी हमारे लिए जरूरी है। ये तीनों की तीनों मिलकर के बेटा आपस में हमारे पास में क्या देखने को मिलता है, एक पूरा की पूरा जीवन के लिए जो जरूरी परिस्थिति है उसका निर्माण करते हैं। इसलिए इन तीनों को मिला करके बेटा हम नाम दे देते हैं क्या है, हमारा जीव मंडल। इन तीनों को मिला करके हमने नाम दे दिया, हमारा क्या हो गया है, जीव मंडल हो चला है। क्लियर। तो सबसे पहली जो हमारे पास में बात निकल करके आई कि जीवन के लिए, ठीक है, जीवन के लिए अगर हम देखें
तो हमारे पास में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो हमारे पास में निकल करके आता है हमारे आसपास का जो परिवेश है उसका तापमान होना जरूरी है, उसका एक सही टेम्परेचर होना जरूरी है, हमें जल की आवश्यकता है और भोजन की आवश्यकता है। अगर ये 3 चीजें उपस्थित है तो भाई साहब यहाँ हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, जीवन संभव है। ठीक है, इन तीनों की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर ये जो तीनों की तीनों चीजें होती हैं ये स्थल, जल एवं वायु हैं। ठीक है, इसी से हमारे पास में 3 अलग अलग मंडल हमारे पास में क्या हो रहे, बन रहे। तब पृथ्वी की जो सबसे बाहरी वाली जो परत होती है इसको हम बोल देते हैं स्थल मंडल, जो जमीन वाला भाग होता है। पृथ्वी के 75% भाग पर क्या होता है, जल। और ये जो जल होता है भूमि के अंदर भी हो सकता है और समुद्र के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। इस पूरे के पूरे भाग को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या, जल मंडल, इसका हमारे पास में नाम होता है। तो जो मैक्सिमम पार्ट आपको देखने को मिल गया है 75% भाग, वो किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। इसके अलावा वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान क्या है, ढक करके रखी है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, हमारा वायुमंडल। तो वायु जिसने पूरी पृथ्वी को एक कंबल के जैसे क्या कर लिया है, ढक करके रखा है, इसी को हमने बोल दिया ये हमारा वायुमंडल हो चला है। ठीक है बेटा, चलिए इसके अलावा हमारे पास में जो नाम आया जीव मंडल। जीव मंडल का मतलब क्या होता है, जीवन को आश्रय देने वाला जो पृथ्वी का घेरा है, जिसमें वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर ये तीनों मंडल आपस में मिलकर के हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन को क्या कर रहे हैं, संभव बना रहे हैं। और इसीलिए हम इन तीनों को मिला करके क्या नाम दे रहे हैं, जीव मंडल नाम दे रहे हैं। इसी को हमने तीनों को मिला करके क्या नाम दे दिया है, जीव मंडल नाम दे दिया। लेकिन हम हमारे जीव मंडल को अगर हम देखें, मतलब हमारे ये जो तीनों की तीनों मंडल है, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, अगर इनकी हम बात करें तो इन तीनों से मिलकर के हमारे पास में क्या बना है बेटा, जीव मंडल बना है। इस जीव मंडल के अंदर 2 अलग अलग प्रकार की चीजें आती हैं। पहली जो हमारे पास में चीज आती है वो होती है जीवित चीजें। इस पूरे जीव मंडल के ऊपर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवित चीजें हैं बेटा, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्या है बेटा, निर्जीव है, मतलब अजीवित कंडीशन में हमें देखने को मिल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं, लिविंग कंडीशन में होते हैं, वो जीवित चीजें होती है। तो जीव मंडल के ऊपर जो जीवित या लिविंग कंडीशन है, जो जीवित वाले जो चीजें होती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं वो क्या है, हमारे जैविक कारक हो गए। और जो जीव मंडल के ऊपर निर्जीव चीजें उपस्थित है, उन्हें हम बोल देते हैं वो क्या हो जाते हैं, अजैविक कारक हमारे पास में हो जाते हैं। अजैविक कारक उनका हमारे पास में क्या हो जाता है, नाम हो जाते हैं। तो एक तो है जैविक कारक और दूसरा हमारे पास में आ गया है क्या, अजैविक कारक। जीव मंडल के ऊपर 2 चीजें हो गई, पहला जैविक कारक और दूसरा अजैविक कारक। जैविक कारक का मतलब क्या, तो हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जीवित चीजें हैं, पेड़ पौधे, इसलिए किस में आ रहे हैं, जैविक कारक में आ रहे हैं। हम जीव जंतुओं की अगर हम बात करें, हम हमारी बात करें, बाकी के जंतुओं की अगर हम बात करें तो ये भी लिविंग कंडीशन में है, मतलब ये किस में आ रहे हैं, जैविक कारक के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इस धरती के ऊपर जो पानी उपस्थित है, जल, इस धरती के ऊपर जो मिट्टी उपस्थित है, मृदा, मृदा की अगर हम बात करें, जल की अगर हम बात करें, यदि हम वायु की बात करें, तो ये सारे के सारे बेटा निर्जीव कारक हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, निर्जीव कारक। तो इन्हीं को हम बोल देते हैं ये क्या हो गए, अजैविक कारक हमारे पास में हो गए। कारक को ही हम क्या बोल सकते हैं, घटक भी बोल सकते हैं। तो जैविक घटक यदि आपसे पूछा जाए या अजैविक घटक अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए कहानी इतनी आपको समझ में आ गई है। आगे की तरफ अगर हम देखें, अगर आपसे कुछ सवाल यहाँ से मैं सिंपल सिंपल से पूछूं, जैसे यहाँ पर सबसे पहला आपसे सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी की सबसे जो बाहरी परत होती है उसका नाम क्या होता है। मैंने अभी कहा पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो होती है उसका हमारे पास में नाम होता है स्थल मंडल, उसका हमारे पास में नाम होता है, यही हमारे पास में लिखा है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल हम कहते हैं। ठीक है, एक और सवाल आपसे पूछा गया कि जीव मंडल किससे बना हुआ होता है, इन्हें तीनों से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए आंसर आता है क्या, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, चलिए अगला सवाल, जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में ताप, जल, वायु या उपरोक्त सभी। तो जीवन के लिए इन तीनों चीजों की हमें क्या है बेटा, जरूरत है, इसलिए आंसर आता है हमारे पास में उपरोक्त सभी निकल करके आता है। ठीक है, चलिए ये स्टार्टिंग का एक हमारे पास में क्या था, इंट्रो था इस चैप्टर का।
यहीं से आगे हमारे पास में जो चीज निकल करके आती है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट या जो पहला टॉपिक हमारे पास में निकल करके आता है वो हमारे पास में आता है बेटा वायु। इसकी बात कर रहे हैं हम, वायु की बात कर रहे हैं। आप यदि धरती के आसपास जो हमारा हवाओं का, वायु का जो घेरा है, हमारा जो वायुमंडल है, इसे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे वायुमंडल में हमारी जो वायु है इसके अंदर बहुत सारी क्या उपस्थित है बेटा, गैसेस उपस्थित है। जैसे हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। ये सारी की सारी गैसें मिलकर के एक पूरा मिक्सचर बना रही है, हमारी वायु का क्या बना रही है, मिक्सचर बना रही है। ठीक है, तीनों की तीनों चीजें 3 से 4 चीजें हमारे पास में उपस्थित है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब मिलकर के एक मिक्सचर बना रही है, किसका, तो हमारी वायु का। वायु का हमारे पास में क्या हो गया है, मिक्सचर हो गया है। बात यह है कि हमारी पृथ्वी के लिए जो वायु है, आसपास के, पृथ्वी के आसपास जो वायु है, जो वायुमंडल है, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी। हमारे आसपास, पृथ्वी के आसपास जो वायु है वो बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा, जरूरी होती है। क्यों होती है जरूरी, जरा ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बेटा मैंने कहा ये हमारे पास में हमारी क्या है, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है कि भाई एक तो हो गया है स्थल मंडल, और एक हमारे पास में हो गया है क्या है, जल मंडल हो गया है। एक तो हमारे पास में हो गया है स्थल मंडल और एक हमारे पास में हो गया है जल मंडल। आसपास का जो घेरा होता है, हवाओं का जो घेरा होता है, आसपास जो हवाओं का घेरा होगा उसे हम नाम दे देते हैं, वो क्या होता है, हमारा वायुमंडल। आसपास जो हमारी हवाओं का घेरा होता है उसका नाम क्या होता है, वायुमंडल। तो आसपास हवाओं का घेरा हो गया और उसी का हमारे पास में नाम होता है क्या, वायुमंडल होता है। ठीक है, यहीं आप देखेंगे कि इसी से बाहर वायुमंडल से ही कहीं दूर हमारे पास में क्या उपस्थित है, हमारा सूर्य उपस्थित है, सूर्य उपस्थित है। ठीक है, हमारे पास में क्या देखने को मिलता है, हमारा सूर्य देखने को मिलता है। अब होता ये है बेटा, कंडीशन हमारे पास में ये निकल करके आती है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर ये जो वायुमंडल है, हमारी पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, इसकी वजह से हमें हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या देखने को मिलता है, जीवन देखने को मिलता है। ठीक है, जीवन देखने को मिलता है, किसकी वजह से, वायुमंडल की वजह से। जो आसपास वायु है उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। दो अलग अलग हम अगर ग्रह की बात करें, एक होता है हमारे पास में शुक्र और एक हमारे पास में नाम होता है बेटा मंगल। एक है शुक्र और एक है हमारे पास में क्या, मंगल। ये जो दो अलग अलग ग्रह होते हैं बेटा, यहाँ पर बहुत सारी जो सिचुएशन है ना वो लगभग पृथ्वी के जैसी है। इन दो ग्रहों के ऊपर जो सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, वो पृथ्वी के जैसी हैं। कुछ कुछ परिस्थितियां पृथ्वी के जैसी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जीवन की खोज नहीं हो पाई है, यहाँ पर जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से क्या उपस्थित है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से क्या है, उपस्थित है। मुख्य रूप से उपस्थित है, मुख्य गैस इनकी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्लियर है? बोलो कितनी होती है? तो हमें देखने को मिलता है 95 से लेकर के 97% तक यहाँ पर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी पर आपको हर एक प्रकार की गैस देखने को मिलेंगी। नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, सारी आपको देखने को मिल रही है। इस बदौलत ही पृथ्वी के ऊपर क्या है बेटा, जीवन संभव है। इसी की वजह से पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। लेकिन शुक्र और मंगल की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही उपस्थित है। इस वजह से यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का ही परिणाम है। शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रह जहां कोई जीवन नहीं, वहां पर वायुमंडल तो उपस्थित है, लेकिन वायुमंडल का जो मुख्य घटक है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्योंकि वास्तव में शुक्र और मंगल ग्रहों में वायुमंडल में 95 से लेकर के 97% तक क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, कहाँ, शुक्र और मंगल। और इस वजह से वहां पर जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी पर बाकी गैसेस भी हमें देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, मोर देन 70% नाइट्रोजन, और बाकी सारी गैसेस होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से हमारी पृथ्वी पर क्या उपस्थित है, जीवन उपस्थित है। क्लियर है? बोलो कहानी समझ में इतनी आ रही है? बोलो बोलो बोलो, कहानी इतनी समझ में आ रही है? अब एक चीज जरा ध्यान से सुन। हमारे पास में जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, कोशिका, और बहुत सारी हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं,
ये ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बेटा किसकी जरूरत मांगती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हम किससे मिलकर के बने हैं? आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, हम यूकेरियोटिक कोशिका से मिलकर के बने हैं, जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। कोशिकाओं को जब अपना काम करना पड़ता है तो कोशिकाओं को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा मिलती है भोजन से मिलती है। तो होता यह है एक्चुअली में कि कोशिकाओं के पास में, जीवों के पास में जो भोजन जाता है, इस भोजन से बेटा बनता है क्या? ग्लूकोज। नाम होता है, फॉर्मूला होता है उसका C6H12O6। क्या बना है? ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कोशिकाओं को क्या करेगा? ऊर्जा देने का काम करेगा। कैसे ऊर्जा देने का काम करेगा? ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से, ग्लूकोज क्या मांगता है? ऑक्सीजन मांगता है। ये बड़ा लुक्खा व्यक्ति है, ये दो शर्त रखता है। ग्लूकोज के पास में बेटा ऊर्जा है, ये कोशिका को ऊर्जा देने का काम तो करता है, लेकिन ये शर्त रखता है कि मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोगे तब क्या करूंगा? ऊर्जा बनाऊंगा। जब इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये क्या बनाता है? ऊर्जा। और साथ में ये क्या कर देता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट में वाटर बना करके देता है। कुछ अमाउंट में क्या करता है? वाटर बना करके देता है। तो इस धरती के ऊपर चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकेरियोटिक कोशिका हो, इन कोशिकाओं को यदि ऊर्जा बनाना है, ऊर्जा निर्माण करना है, तो ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण ये करती हैं और उसके लिए इन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और इसकी वजह से क्या बन जाता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा बेटा हम जो दहन की प्रक्रिया करते हैं, दहन की प्रक्रिया मतलब जैसे हम हमारे जो व्हीकल्स के अंदर पेट्रोलियम वगैरह उपयोग में लाते हैं, हम लकड़ी जला रहे हैं या फिर कोयला जला रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या है? ये हमारी दहन की प्रक्रिया। दहन की जो प्रक्रिया होती है, जो जहां पे आग जल रही है, आग तभी लगती है जब ऑक्सीजन उपस्थित रहे, और जब दहन की प्रक्रिया होती है तो साथ में कुछ अमाउंट में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दहन की प्रक्रिया में भी किसकी जरूरत है बेटा? ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और दहन की प्रक्रिया की वजह से क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं हमें देखने को मिली कि दो अलग अलग प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? निर्माण हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है ना? इन दो अलग अलग प्रक्रियाओं में हमें क्या देखने को मिल रहा है? ऑक्सीजन का उपयोग और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से क्या हो रही है? निकल रही है। ठीक है, दो अलग अलग प्रक्रिया, दो अलग अलग प्रक्रिया। क्लियर? चलिए, हम अगर हमारे वायुमंडल में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 1% का एक छोटा सा भाग है। 1% का छोटा सा भाग हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बेटा वो दो विधियों के द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। देखो, हम बेटा, हम या हमारे जैसे जितने भी इस धरती के ऊपर जीव है, वो कंटिन्यूअसली ग्लूकोज से क्या कर रहे हैं? ऊर्जा बना रहे हैं, और साथ में वो क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। हम बहुत सारे पेट्रोल कोयला का दहन कर रहे हैं और वहां पर भी ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है और साथ में क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। लेकिन इतनी ज्यादा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाने के बाद में, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण होने के बाद में भी हमारी धरती के ऊपर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है? मेंटेन है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ नहीं रही है, इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही है। ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। हम तो बहुत सारे मनुष्य सांस ले रहे हैं फिर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही। वायुमंडल से न तो ऑक्सीजन खत्म हो रही है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बेटा कि हमारी धरती के ऊपर कुछ क्या उपस्थित है? पेड़ पौधे उपस्थित है। जैसे कि हमारी धरती के ऊपर ये जो हमारी मिट्टी वाला भाग है, जो स्थल मंडल है हमारा, इस स्थल मंडल पर क्या उपस्थित है बेटा? पेड़ पौधे उपस्थित है। और ये जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो पेड़ पौधे होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? एक प्रक्रिया करते हैं। कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया हो गई है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को ये कर रहे हैं। कौन? हमारे पेड़ पौधे। अब बात ये कि पेड़ पौधों के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड,
वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये लेते हैं, और किसको लेते हैं, सूर्य के प्रकाश को लेते हैं। वायुमंडल के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इन्होंने लिया, और किसको लिया है, सनलाइट को लिया है, सूर्य प्रकाश को लिया, का क्या लिया इन्होंने, प्रकाश लिया। और जमीन से इन्होंने क्या ले लिया है, पानी को ले लिया है, वाटर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। कहां से, जमीन से इन्होंने ले लिया है क्या, वाटर। और इन तीनों चीजों की बदौलत प्लांट ने क्या किया है बेटा, ग्लूकोज का निर्माण किया है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, साथ में लिया है वाटर, और किसकी सहायता से, सूर्य प्रकाश की सहायता से इन्होंने क्या कर लिया है बेटा, ग्लूकोज का निर्माण किया है, C6H12O6। और कुछ मात्रा में इन्होंने क्या निकाल दी, ऑक्सीजन। तो हम ये दो अलग अलग प्रक्रियाओं में हमने देखा कि दोनों प्रक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी धरती के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ नहीं रही है। क्यों, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले रहे हैं, पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, और साथ में ऑक्सीजन। तो हम मनुष्य चाहे जितनी ऑक्सीजन ले रहे हो, फिर भी वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि इस धरती के ऊपर पेड़ पौधे हैं और वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं। सीधी सी बात, ठीक है। इसके अलावा, धरती के अलावा बेटा हमारा जो समुद्र वाला भाग होता है ना, ठीक है, हमारा जो समुद्र वाला भाग होता है ना, समुद्र के अंदर भी कुछ प्लांट, कुछ पेड़ पौधे होते हैं, और वो भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, समुद्र के अंदर की अगर हम बात करें। इसके अलावा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे समुद्र के जीव होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, जो क्या करते हैं, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट किसे हम बोलते हैं, CO3। आप केमिस्ट्री वाले मास्टरों से पढ़ते होंगे, कार्बोनेट मतलब CO3 को हम बोल देते हैं कार्बोनेट बोल देते हैं, CO3 जो होता है वो उसे हम बोल देते हैं कार्बोनेट। तो हमारे समुद्र के अंदर बहुत सारा क्या है बेटा, कार्बोनेट है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अगर है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बन रहा है, मान लो भाई साहब, है अलग अलग प्रक्रियाओं में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है समुद्र वाला, कार्बन डाइऑक्साइड का जो समुद्र के जीव होते हैं बेटा, वो क्या कर लेते हैं, समुद्री जीव की अगर हम बात करें, वो क्या करते हैं, कार्बन का उपयोग कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, अपने शरीर के चारों तरफ कार्बोनेट का एक कवच बना लेते हैं। इसका, कार्बोनेट का कवच बना लेते हैं, कार्बोनेट का कवच उन्होंने क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या रहती है, कंट्रोल में रहती है, और ऑक्सीजन क्या रहती है, वो भी कंट्रोल में रहती है। क्यों, क्योंकि प्लांट जो है वो मेन हमारे पास में फैक्टर है। यदि हाँ, अगर आप धरती के ऊपर से पेड़ पौधे हटा दोगे तो फिर बेटा हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम, जैसा कि हम आज के समय में कर रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक आइडियल सिचुएशन की बात करें, पेड़ पौधे अगर है धरती के ऊपर, तो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और ना ही ऑक्सीजन की कमी होगी। ये हमें देखने को इसमें मिलेगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो आगे की तरफ अब हम चलें। अब जरा सुनिएगा, हमारे आसपास का जो पूरा की पूरा तापमान है, हमारे आसपास की जो बारिश होती है, हमारे आसपास जो बारिश होती है, हमारे आसपास जो गर्मी पड़ती है, जो ठंड पड़ती है, इस सब को बेटा हम बोल देते हैं ये क्या है, हमारी जलवायु है। ये हमारे पास में क्या है, हमारी जलवायु। और हमारी जलवायु, हमारी जो पृथ्वी की जलवायु है, इसको बनाने में बेटा हमारा जो वायुमंडल होता है ना, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका, हमारे वायुमंडल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें हमारे आसपास का पूरा की पूरा जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर, या फिर बारिश कहें, ठंड कहें, गर्मी कहें, या फिर हम कहें कि भाई हमारे आसपास की जो हवाएं हैं, हर एक चीज के ऊपर किसका कंट्रोल है बेटा, हर एक चीज के ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर का क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, ये डायग्राम मुझे एक दो बार और बनाना पड़ेगा, तो इसको देख देख करके बोर मत होइएगा, वैसे तो खूबसूरत सा लगता है। देखो, ये है हमारी पृथ्वी, जानते ही हैं आप, ये है हमारे पास में हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी के पास में ही यहाँ पर क्या उपस्थित है बेटा, सूर्य उपस्थित है। और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अभी पढ़ा रखा है कि हमारी पृथ्वी के आसपास क्या है बेटा, वायुमंडल उपस्थित है। तो यहाँ पर आसपास में क्या हो गया है कि वायुमंडल आपको दिखाई दे रहा है, आसपास आपको क्या दिखाई दे रहा है, वायुमंडल दिखाई दे रहा है। हाँ, हमारी पृथ्वी के आसपास में ये है, हमारे पास में पृथ्वी के आसपास में वायुमंडल हमें देखने को मिल रहा है।
हमारी पृथ्वी के ऊपर कितनी बारिश होगी, हमारी पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर क्या रहेगा हमारी पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी के ऊपर ठंड कैसी रहेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी का जो जलवायु है, हमारी पृथ्वी की जो जलवायु है उसका जो नियंत्रण है, उस जलवायु को कंट्रोल करने का जो मेन काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, हमारे वायुमंडल के द्वारा किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है जरा ध्यान से सुनना, हमारे वायुमंडल के द्वारा किया जा रहा है। कैसे काम हो रहा है ये, कैसे ये वाला काम हो रहा है जरा ध्यान से सुने हम। देखो भाई, हमारा जो सूर्य जो है बेटा, सूर्य से क्या होता है, हमारे पास में सूर्य का प्रकाश आता है, और सूर्य से जब सूर्य का प्रकाश आता है बेटा तो हमारा जो वायुमंडल है, सूर्य प्रकाश का जो मैक्सिमम हिस्सा है, सूर्य प्रकाश की जो अधिकांश किरणें हैं उन्हें क्या कर देता है, यहीं से वापस भेज देता है, बाहर से ही क्या कर देता है, भेज देता है। वायुमंडल यहीं से क्या कर देता है, वापस भेज देता है, परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणों का जो अधिकांश भाग होता है उसको क्या कर देता है, वापस भेज देता है। सूर्य की अगर सारी की सारी किरणें हमारी पृथ्वी पर आ जाएं, सारा की सारा प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाए, तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा जो वायुमंडल है ये दिन के समय में सनलाइट से आने वाली अधिकांश किरणों को बेटा क्या कर देता है, वापस अंतरिक्ष में भेज देता है। बस कुछ ही थोड़ी बहुत सी ऐसी किरणें होती हैं जो इस वायुमंडल को पार कर पाती है, क्रॉस कर पाती है, और कहां पर आ पाती है, अंदर आ पाती है, किसके पास, पृथ्वी के पास में आ पाती है। ठीक है, तो देखो सपोज करो कि दिन का समय है और दिन के समय हमारे पास में पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी क्या आ रही है, सूर्य प्रकाश की किरणें आ रही है। दिन के समय अगर सूर्य के प्रकाश की सारी किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दिन के समय हमारा जो वायुमंडल है वो क्या कर रहा है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग वापस अंतरिक्ष में भेज देता है। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो दिन के समय में बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, दिन के समय में नॉर्मल रहता है। इसके अलावा जब रात का समय होता है, जब रात का समय होता है तो रात के समय में जो हमारा पृथ्वी के आसपास का वायुमंडल है, रात के समय में चूंकि भाई सन तो होगा नहीं, सनलाइट तो नहीं आ रहा, तो रात के समय में बेटा हमारा जो वायुमंडल है वो पृथ्वी को ठंडा होने से क्या करता है, बचाता है। ठंडा होने से क्या करता है, बचाता है। कैसे बचाता है, दिन के समय में जो सूर्य प्रकाश की किरणें इस पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आ गई थी, वो सूर्य प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आती है, पृथ्वी से टकरा करके वापस कहाँ जाती है, वायुमंडल में। पृथ्वी पर आई और पृथ्वी से टकरा करके कहाँ चले गई, ये वायु के अंदर चले गई, वायुमंडल के अंदर चले गई। अब ये जो किरणें हैं ये वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल से क्या हो सकती है, बाहर जा सकती है। पृथ्वी की किरणें, पृथ्वी से ये किरणें आई कहाँ पर, पृथ्वी पर, दिन के समय में, और टकरा करके कहाँ चले जाएंगी, बाहर। अगर ये पृथ्वी से टकरा करके इस वायुमंडल को क्रॉस करके बाहर चले गई तो हमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दिन के समय पर तो ये सनलाइट आ रही है तो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पा रहा है वायुमंडल, ज्यादा नहीं होने देना। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम किरणों को बाहर की तरफ क्या कर दिया, भेज दिया। रात के समय में तो सनलाइट नहीं है, सिर्फ चंद्रमा है, तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में जो सनलाइट दिन के समय में हमारी पृथ्वी के पास आ गई थी, उन सनलाइट को, उन सूर्य की किरणों को हमारा वायुमंडल अब बाहर निकलने नहीं देता, इस घेरे से बाहर नहीं जाने देता। वो सूर्य की किरणें, सूर्य प्रकाश जो है, सूर्य की जो किरणें हैं, जो गर्माहट है, वो यहीं इसी घेरे के अंदर क्या रहेगी, उपस्थित रहेगी। पृथ्वी के आसपास घेरे में क्या होगी, उपस्थित। ऊपर गई वापस नीचे भेज दिया, पृथ्वी पर टकराई ऊपर गई, मतलब आसपास घेरे में क्या है, उपस्थित है। तो जो पूरा के पूरा वायुमंडल का घेरा है वो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें अंदर आ गई थी दिन के समय में, इन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा है रात के समय में, अंदर ही क्या किया है, इसने रख करके रखा है। अब अंदर ही रख करके रखा है तो रात के समय में जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो कम नहीं होता, कम थोड़ा बहुत तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होता। किसकी बदौलत, वायुमंडल की बदौलत। क्यों, क्योंकि इसने जो किरणें पृथ्वी पर आ गई थी उसको रात में वापस जाने नहीं दिया, अपने आसपास ही क्या किया है, इसने रख करके रखा है। इस वजह से हमारी पृथ्वी का जो तापमान है
दिन के समय बहुत ज्यादा बढ़ने से रुकता है और रात के समय बहुत ज्यादा कम होने से क्या करता है, बचता है। ठीक है, नहीं तो भाई ऐसे बहुत सारे हमारे पास में ग्रह हैं जो पृथ्वी के जैसे ही, सूर्य से पृथ्वी जितनी दूरी पर ही है। जैसे मैं बात करूं किसकी, चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा की बात करूं, तो ये जो चंद्रमा है ना, इसका जो तापमान होता है वो दिन के समय बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और रात के समय बहुत बहुत, सॉरी, दिन के समय बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाता है। जो चंद्रमा है इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। कितना, तो -190 डिग्री सेल्सियस, -190 डिग्री, बहुत बहुत क्या हो गया, कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि चंद्रमा के आइट साइड में बेटा कोई भी वायुमंडल नहीं है, और चंद्रमा के आइट साइड में वायुमंडल नहीं है तो उसको गर्माहट, उसको गर्म बनाए रखने का कोई काम नहीं कर रहा। हमारे आइट साइड में तो वायुमंडल है और ये वायुमंडल क्या कर रहा है, इसको अपने आप गर्म रखने का काम कर रहा है। किसको, पृथ्वी को। ठीक है, अगर वायुमंडल नहीं होता हमारी पृथ्वी के आइट साइड में तो दिन के समय हमारी पृथ्वी आग का गोला, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता और रात के समय में एकदम ठंडी सी हो जाती, ये हमें देखने को मिलता। ठीक है, तो वायुमंडल हमारे आसपास का पूरा की पूरा जो जलवायु है उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, देखो, वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है। वायु उष्मा का कुचालक है और वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग क्या रखता है, नियत रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात में के समय उष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को क्या कर देता है, कम। रात में ये जो उष्मा है ये बाहर जा रही है तो उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। चंद्रमा सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितना कि पृथ्वी, लेकिन फिर भी चंद्रमा की सतह वायुमंडल नहीं है और वहां पर जो तापमान है वो -190 डिग्री सेल्सियस के मध्य में रहता है। ठीक है, ये हमारे पास में मेन चीजें देखने को मिलती है। बोलो बेटा, कहानी समझ में आ गई है, इतनी बातें क्लियर हो चली है आप सभी को। ये हमने क्या किया है, हमारा एक्चुअल हमारा जो वायुमंडल है इसके हम बात करें कि भाई जिसका हमारे पास में सिचुएशन आई कि भाई वो क्या कर रहा है, दिन के समय और रात के समय हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चले हम। अगली कंडीशन हमारे पास में आती है, जरा ध्यान से सुनना। वायु की गति, या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, पवन की हम बात कर रहे हैं। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, जरा इसको ध्यान से सुनना। हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर क्या चलती है, पवनें चलती हैं, वायु प्रवाह होता है। वायु का क्या होता है, प्रवाह। एक जगह से दूसरी जगह पर वायु का क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है, वायु का प्रवाह होता है। कैसे होता है वायु का प्रवाह, जरा ये देखना, मैं समझा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनना। देखो बेटा, हम अगर हमारी पृथ्वी की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर कुछ तो हमारे पास में हो गया है, क्या, जमीन वाला हिस्सा हो गया है, थोड़ा सा हिस्सा तो हो गया है जमीन वाला हिस्सा, थोड़ा सा मतलब मैक्सिमम जो हिस्सा है वो तो हो गया हमारे पास में जमीन वाला हिस्सा, और इसके अलावा हमारे पास में हो गया है कौन सा वाला, समुद्र वाला हिस्सा हो गया है। तो ये तो आपको दिख गया है जमीन वाला हिस्सा, और यहीं पर इधर की तरफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास में हो गया है समुद्र वाला हिस्सा हो चला। ये जो इधर की तरफ हमारे पास में हो गया समुद्र वाला हिस्सा हो गया। होता ये है बेटा कि दिन का समय जब होता है, दिन का जब समय होता है तो हमें देखने को मिलता है कि जो सनलाइट है, सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होती है बेटा, पृथ्वी पर आती है। अच्छी खासी सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ पर आ रही हैं, पृथ्वी पर आ रही है। अब पृथ्वी पर जब आ रही है तो ये जमीन वाले भाग पर भी आ रही है और पानी वाले भाग पर भी आ रही है। जमीन वाले भाग पर भी आ रही है और पानी वाले भाग पर भी आ रही है। ठीक है, जमीन और पानी इन दोनों वाले भाग पर हमें क्या देखने को मिलता है, सूर्य की किरणें आती हुई प्रतीत होती है। जब सूर्य की किरणें आ रही है कहाँ पर, जमीन वाले भाग और पानी वाले भाग पर, तो पता ये चलता है बेटा कि सबसे पहले ये जो हमारी हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो क्या होती है, सबसे पहले गर्म होती है। सबसे पहले जो हमारी पृथ्वी की सतह है वो क्या होती है, गर्म होती है। जब पृथ्वी की सतह हमारी गर्म होती है, पृथ्वी की सतह क्या हो रही है, गर्म हो रही है, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, पृथ्वी की सतह गर्म हो रही है। इसके कारण, सूर्य की किरणों के कारण। अब पृथ्वी की सतह जो कि गर्म हुई है वो अपनी ऊष्मा को बेटा, अपने टेम्परेचर को किसे दे देती है, तो ये अपने ऊपर वाली जो वायु है, अपने से थोड़ा सा जो ऊपर जो वायु है, उस वायु को क्या कर दिया, इसने अपना टेम्परेचर दे दिया। सूर्य की किरणें आई है कहाँ पर, पृथ्वी पर, जो स्थल वाला भाग होता है वहां पर आई है। कौन से वाले भाग के पास में, स्थल वाले भाग के पास में। और ये हमारे पास में कौन सा वाला भाग हो गया, जल वाला भाग हो गया।
तो जब स्थल वाले भाग पर सूर्य की किरणें आई तो स्थल वाला भाग क्या हो गया, जल्दी गर्म हो गया। स्थल वाला भाग जब जल्दी गर्म हो गया बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, दिन के समय की बात कर रहे हैं। तो ये स्थल वाला भाग अपनी जो गर्माहट है, जो अपनी गर्मी है, वो किसे दे देता है, ये वाली ऊपर वाली हवाओं को दे देता है। अपने से ऊपर जो हवाएं हैं, वायु, उसको क्या कर देता है, दे देता है। ठीक है, अपने से ऊपर वाली जो वायु है उसको दे देता है। पानी वाला जो हिस्सा है ये भी क्या हो रहा है, गर्म होता है। पानी की सतह भी क्या होती है, गर्म होती है। लेकिन जो पानी की सतह है वो थोड़ा सा क्या होती है बेटा, लेट गर्म होती है। पानी की सतह जो होती है वो थोड़ा सा लेट गर्म होती है। यहाँ स्थल वाली जो वायु है, स्थल के ऊपर की हमारे पास में क्या है बेटा, वायु, और यहां पर हमारे पास में हो गया है ये क्या है, जल के ऊपर की वायु। जल के ऊपर की हमारे पास में क्या है, वायु। स्थल वाला जो एरिया है ये जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तेजी से गर्म हो रहा है। क्यों, सूर्य की किरणें आ रही है। इसके कारण इसके ऊपर वाली जो वायु है वो भी क्या हो रही है, जल्दी से गर्म हो रही है। और वायु जब बेटा गर्म होती है तो ये ऊपर उठने लगती है, ऊपर जाने लगती है। ठीक है, अब चूंकि दिन के समय में स्थल पे भी सूर्य लाइट आ रहा है, सन का प्रकाश यहाँ पे भी आ रहा है। स्थल वाला एरिया जल्दी गर्म हो रहा है तो इसने अपनी ऊष्मा किसको दे दी, अपने ऊपर वाली वायु को दे दी। जल वाला भाग थोड़ा सा लेट गर्म हो रहा है, जल की सतह, लेकिन जब भी गर्म होगी तो ये अपनी जो ऊष्मा है वो किसे देगी, ऊपर वाली वायु को। स्थल के ऊपर की वायु क्या हो रही है, जल्दी गर्म हो रही है। क्यों, क्योंकि यहां से ज्यादा ऊष्मा उसको मिल रही है। तो जब वायु गर्म होती है तो वो क्या होने लगती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो यहाँ की ये जो वायु है ना, नीचे वाली ये जो वायु है ना, स्थल के पास वाली ये जो वायु है ना, ये क्या होगी, उठेगी और कहाँ चले जाएगी, ऊपर, हल्की हो जाती है। और हल्की होने की वजह से यहाँ के ये जो वायु है वो कहाँ शिफ्ट हो रही है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। ऊपर हो गई, कहाँ हो गई है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। अब जब यहाँ की वायु ऊपर जा रही है तो यहाँ पर क्या हो गया, खाली स्पेस हो गया। इस स्पेस को भरने के लिए बेटा ये इधर वाली जो हवा होती है वो अपने आप कहाँ आ जाती है, इधर आ जाती है। तो समुद्र के ऊपर की जो वायु है वो कहाँ आ रही है, इस जमीन वाले भाग की तरफ आ रही है। ये कब हो रहा है, ये दिन के समय हो रहा है। ये कब हो रहा है, ये दिन के समय हो रहा है। ठीक है, दिन के समय क्या देखने को मिला, स्थल वाला भाग जल्दी गर्म हो रहा था, इसने अपने ऊपर की वायु को गर्म किया, और वायु जब गर्म होती है तो वो ऊपर उठने लगती है। यहाँ की वायु ऊपर चले गई, यहाँ पे स्पेस खाली हुआ तो इधर की जो वायु है वो इधर आ गई। तो आप देख रहे हो कि दिन के समय पर जो हवा है बेटा, दिन के समय की अगर हम बात करें, दिन के समय पर जो हवा है ये समुद्र से कहाँ आ रही है, जमीन की तरफ आ रही है। ठीक है, समुद्र से हवा की जो डायरेक्शन है वो क्या है, समुद्र से पृथ्वी की तरफ है, स्थल की तरफ है। ठीक है, जमीन की तरफ हमें देखने को मिल रही है। कब, दिन के समय की हम बात कर रहे हैं। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आ चली है, इतनी बातें समझ में आपको आ चली है। ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है ओवरऑल, दिन के समय में हमें ये देखने को मिल रहा है। अब जब रात का समय आएगा, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे रात के समय की बात करेंगे। मतलब जब रात का समय आ रहा है, रात का जब समय आ रहा है, दिन के समय तो हवा उधर से इधर आ रही है। रात का जब समय आता है बेटा, तो रात के समय पर, रात के समय की अगर हम बात करें, रात के समय पर चंद्रमा रहता है, सन तो रहता नहीं है। तो ऐसे समय पर हमारी जो पृथ्वी है वो क्या होती है, ठंडा होना शुरू करती है। हमारी पृथ्वी क्या होती है, ठंडा होना शुरू करती है। पृथ्वी क्या हो रही है, ठंडा होना शुरू कर रही है। जब पृथ्वी ठंडा होना शुरू कर रही है तो ऐसे समय पर ये जो हमारा स्थल वाला भाग होता है ना, स्थल वाला भाग, ये क्या होता है बेटा, जल्दी से ठंडा होता है। स्थल वाला भाग क्या होता है, जल्दी से ठंडा होता है। और जो जल वाला भाग होता है ये थोड़ा सा देरी से क्या होता है, ठंडा होता है। थोड़ा सा देरी से क्या होता है, ठंडा। स्थल वाला भाग जल्दी ठंडा हो रहा है और जल वाला जो भाग है वो थोड़ा सा देरी से क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। तो यहाँ जो स्थल के ऊपर की वायु है ये भी क्या होंगी, जल्दी से ठंडी होंगी। और जब वायु ठंडी होती है तो वो कहाँ पर रहती है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। स्थल जल्दी से ठंडा हो गया तो वायु भी कहाँ है, नीचे की तरफ है, क्योंकि वो ठंडी है। जो जल वाली सतह है वो थोड़ा सा देरी से क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। इसलिए जल के ऊपर की जो वायु है वो क्या रहेगी बेटा, गर्म रहेगी। और जल के ऊपर की जो वायु है वो गर्म रहने की वजह से वो कहाँ चले जा रही है, ऊपर उठ जा रही है। कहाँ, ऊपर की तरफ उठ रही है। कब, रात के समय पे।
और रात के समय पर जल की सतह की वायु गर्म होने की वजह से ऊपर उठी हुई है और स्थल की कहाँ है, नीचे। तो अब यहाँ की जो हवा है वो कहाँ आ जाएगी, इधर के तरफ आ जाएगी। मतलब स्थल वाली जो हवा है वो कहाँ जा रही है, जल की सतह के तरफ जा रही है। ठीक है, तो जब रात का समय होता है बेटा, रात के समय की अगर हम बात करें तो इस समय पर जो हवा की डायरेक्शन होगी, हवा की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, तो हमारा जो जमीन होगा, जमीन वाला जो भाग होगा, जमीन की सतह से कहाँ पर होगी, समुद्र की तरफ होगी। अब देखो भाई, हवा क्या हो रही है, इधर से जा रही है इधर, इधर से जा रही है इधर, और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि भैया क्या आ रही है, पवन चल रही है, हवा चल रही है, मतलब पवन चल रही, पवने हमें देखने को मिल रहा है। ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? जरा देखो जरा यहाँ से हमारे पास में क्या कॉन्सेप्ट था। दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाला ठंडे समीर मतलब हवा, कई दिनों तक अधीर गर्म मौसम के पश्चात हमें वर्षा देखने को मिलती है, हवा कभी तूफान देखने को मिलता है। ये सारी प्रक्रिया वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जल वाष्प बनने के कारण होता है। जल की जो वाष्प होती है जीवित प्राणियों के द्वारा भी बनती है, हमारे द्वारा भी जल वाष्प बनती है, हम भी सांस में जल वाष्प को छोड़ते हैं। जल के गर्म होने के कारण भी बनती है। स्थलीय भाग और जलीय भाग में होने वाले जो विकिरण है, मतलब सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, उसके कारण वायुमंडल क्या होता है, गर्म। गर्म होने पर वायु में जो संवहन धारा है वो क्या होती है, उत्पन्न होती है, वायु ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है तब यह ऊपर की ओर क्या होती है, जाती है। क्योंकि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी। इसलिए अगर हम तटीय क्षेत्रों को, मतलब जो किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे वाले भाग, उन्हें अगर दिन में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती है। जैसे ही यह वायु ऊपर की ओर उठती है वहां कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कहाँ आ जाती है, पृथ्वी की तरफ, कम दाब वाले क्षेत्र की तरफ आ जाती है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति क्या कर देती है, पवन का निर्माण कर देती है। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से कहाँ होती है, स्थल की ओर होगी, और रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं। क्योंकि स्थल की अपेक्षा जल जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से क्या होगी, गर्म। और जो इस जल के ऊपर की वायु गर्म है वो ऊपर की तरफ रहेगी, ऊपर जाएगी, तो स्थल वाली जो वायु है वो कहाँ चले जाएगी, जल के तरफ। ये रात में हमें देखने को मिलेगा। यही चीज मैंने आपको क्या कर रखी है बेटा, समझा रखी। यही चीज मैंने आपको क्या कर रखी है बेटा, समझा रखी है। क्लियर है? कहानी इतनी आपको समझ में आ चली है। आगे की तरफ अब हम बढ़े, आगे की तरफ अब हम बढ़े अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए भाई, अगला जो कॉन्सेप्ट निकल करके आता है हमारे पास में वो होता है बारिश या वर्षा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो। वर्षा क्या होता है बेटा, दिन के समय पे हमारा जो धरती है, जलीय भाग है, पानी वाला भाग है, वो गर्म होता है। जब पानी वाला भाग गर्म होता है तो पानी की क्या बनती है, भाप बनती है, जल वाष्प बनती है। जल वाष्प कहाँ गई, ऊपर गई, कहाँ पर, बादलों के पास। बादलों के पास में जब गई, सुनना जरा ध्यान से, जरा इसको ध्यान से बता रहा हूँ, देखो देखो जरा कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से। ये है हमारे पास में कोई जल वाला भाग है, ये है हमारे पास में कोई जल वाला मतलब समुद्र वाला भाग है। समुद्र वाला हमारे पास में क्या है बेटा, ये भाग हमारे पास में है। ठीक है, इधर ही हमारे पास में है, ये हमारे पास में जमीन वाला भाग हो चला है। ये हमारे पास में हो गया है, जमीन वाला भाग हो चला है। अब हो ये रहा है बेटा कि दिन के समय पे हमें देखने को मिलता है कि भैया बहुत सारा क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ऊपर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हमारे बादल होते हैं, यहाँ हमें देखने को मिलता है ये होते हैं हमारे बादल, पूरे के पूरे बादल हमारे पास में हो चले हैं। यहीं पर पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्लांट हो गए, पेड़ पौधे भी हो गए। ठीक है, पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं यहाँ। अब देखो हुआ ये कि जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आता है, इसके ऊपर, जल के ऊपर, जल की सतह को क्या करता है, गर्म करता है। और जो जल की सतह गर्म होती है उससे क्या बनती है, जल वाष्प बनती है। उससे क्या बनती है, जल वाष्प बनती है, पानी बनता है, जल की वाष्प बनती है। तो ये जो पानी है, ये जो जल की वाष्प बन रही है बेटा, ये क्या होती है, ऊपर की तरफ जा रही है। कौन, जल वाष्प कहाँ जा रही है, ऊपर के तरफ जा रही है। कौन हो गई हमारे पास में, ये हो गई हमारी जल वाष्प हो चली। ठीक है, ये हो गई हमारी
हमारी जल वाष्प हो चली। जल वाष्प बेटा उठ करके कहाँ जाती है? बादलों के पास में जाती है। कहाँ जाएगी जल वाष्प? बादलों के पास में जा रही है। ये है हमारे पास में बादल, और बादलों के पास में पहुंच गई है क्या? जल वाष्प। पूरा ऊपर हमारे पास में हमें देखने को मिल रहा है कि पूरे ऊपर हमारे पास में बादलों के पास क्या इकट्ठा हो चली है? जल वाष्प इकट्ठा हो चली है। ये जो जल की वाष्प है, जो जल की भाप है बेटा, ये बादलों के अंदर जैसे ही पहुंचती है, बादलों के ऊपर जैसे ही पहुंचती है जल की वाष्प, ये वहां पर जाकर के ठंडा होना चालू करती है। ठंडा होना क्या होती है? चालू करती है। कौन? जल की वाष्प। नीचे से गर्म हुई और ऊपर जब गई तो ऊपर जाकर के क्या होती है? ठंडा। अब चूंकि यहाँ पर बादलों के पास में बेटा कुछ अपने धूल के या फिर डस्ट के पार्टिकल हो सकते हैं, तो ये जो जल वाष्प होती है ये धूल के कणों के आइट साइड में धीरे 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 क्या हो रही है? इकट्ठा हो रही है। और वहां पर इकट्ठा होकर के ये क्या कर रही है बेटा? ठंडी हो रही है। जैसे ही ये ठंडा होना चालू होती है, ये क्या होती है? थोड़ा सा वजन इसका हैवी होने लगता है, भारी होने लगती है। जैसे ही ये भारी होने लगेगी, अब ये जल की बूंदों के रूप में क्या होती है? नीचे पृथ्वी के ऊपर आती हुई हमें दिखाई देती है। किसके रूप में? बूंदों के रूप में। ये कहां पर आती है? पृथ्वी के ऊपर हमें वापस से आती हुई दिखाई देती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? यही हमारे पास में क्या हो गई? बारिश। इसी को हमने क्या कहा? यही तो हमारे पास में बरसात है, यही तो हमारे पास में बारिश है। तो जलवाष्प उठ रही है, ऊपर जा रही है बादलों के पास, वहां जाकर के कणों के पास में क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। ठंडा होकर के ये वापस नीचे आती है। इसी को हम बोल देते हैं ये हमारी बारिश है। इसी को हमने कहा ये हमारे पास में हमारी बरसात हो चली। ठीक है, तो एक्चुअल में जो बारिश है, जरा देखिएगा इसको, कहानी को जरा देखिएगा। दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है, और यह जलवाष्प वायु में क्या होती है? चले जाती है। जलवाष्प की कुछ मात्रा अलग अलग कारणों के द्वारा भी वायुमंडल में चले जाती है। जब वायु भी गर्म हो जाती है तो गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को कहाँ ले जा रही है? ऊपर की ओर ले जा रही है। जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है या फैलती है और क्या होती है? ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी सी जल की बूंदों में क्या हो जाती है? बदल जाती है, संघनित हो जाती है। जल का यह संघनन क्या होता है? सहज होता है, अपने आप ही होता है। संघनन मतलब जल का वाष्प से किस में बदलना? एक लिक्विड में बदलना, द्रव में बदलना, उसे हम बोलते हैं संघनन। कुछ कण जो होते हैं वो नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को क्या कर देते हैं? जमा कर देते हैं, होने देते हैं। मैंने कहा था ना, धूल के कण, डस्ट के कण, ये क्या कर रहे हैं? अपने चारों ओर जल को जमा होने दे रहे हैं। सामान्यतः वायु में उपस्थित धूल के कण और दूसरे कण नाभिक के रूप में काम करते हैं। एक बार जब जल की बूंदें निर्मित हो जाती हैं तो ये क्या होती है? संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती है, और बूंदें बड़ी होने के कारण भारी होती है, और ये वर्षा के रूप में नीचे की तरफ क्या होती है? गिरती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बारिश बोलते हैं। इसी को हम वर्षा बोलते हैं। इसी को हम बारिश बोलते हैं, इसी को हम वर्षा बोल रहे हैं। क्लियर है? कहानी आपको समझ में इतनी आ चली है? बहुत बढ़िया। आगे की तरफ जब हम चल रहे हैं तो हमने वायु के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया। अब इसी वायु के बारे में हमारे पास में कुछ और स्पेशल सी बातें हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। एक टॉपिक है हमारे पास में वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, सुनना जरा ध्यान। वायु प्रदूषण मतलब क्या बेटा? आज के समय में हम ऐसा बहुत सारा उल्टा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो वायु है वो क्या हो रही है? खराब हो रही है। हमारी जो वायु, हमारी जो हवा की क्वालिटी है वो क्या हो रही है? खराब हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि हम आज के समय में बेटा बहुत ज़्यादा कोयला या हम बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम का क्या कर रहे हैं बेटा? यूज कर रहे हैं। कोयला या पेट्रोलियम का हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। कोयला और पेट्रोलियम बेटा ये दोनों की दोनों हमारे पास में क्या है? ईंधन है। ये दोनों की दोनों हमारे पास में क्या है? ईंधन है। कौन से ईंधन है ये हमारे पास में हो गए हैं जीवाश्म ईंधन। ये हमारे पास में है जीवाश्म ईंधन, हमारे पास में हो चले हैं। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम दोनों की दोनों क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। ये कोयला और पेट्रोलियम बेटा, ये कोयला और पेट्रोलियम को जब हम क्या कर रहे हैं? उपयोग में लेकर के आ रहे हैं। कोयले और पेट्रोलियम को हम क्या कर रहे हैं? उपयोग में लेकर के आ रहे हैं। तो इनके अंदर बेटा क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, अरे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? नाइट्रोजन, और क्या होता है? इनके अंदर सल्फर होता है, नाइट्रोजन और सल्फर। तो जब आपने इन्हें क्या किया है बेटा? उपयोग में लेकर के आए हैं, जब इनका क्या हुआ है? दहन हुआ है।
जब इनका क्या हुआ है, दहन, या फिर मैंने कहा है पूर्ण दहन हुआ, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या उपस्थित है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और क्या उपस्थित है बेटा, सल्फर। नाइट्रोजन है और क्या है बेटा, सल्फर है। ठीक है, जब आप कोयला और पेट्रोलियम को जला रहे हो तो नाइट्रोजन और सल्फर का क्या हो रहा है बेटा, फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो नाइट्रोजन और सल्फर है बेटा, या फिर इन्हीं से हम बोल रहे हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कहाँ जाती हैं, ऊपर चले जाती हैं, वायुमंडल में चले जाती है। ये सारी की सारी जो गैसेस हैं वो कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, वायुमंडल में जाती है। और जब ये सारी की सारी गैसेस ऊपर वायुमंडल में जाती हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि ऊपर वायुमंडल में कौन उपस्थित रहती है, जलवाष्प उपस्थित रहती है। जलवाष्प क्या रहती है, उपस्थित रहती है इन बादलों के पास में। वहां पर ये नाइट्रोजन और सल्फर जाते हैं बेटा, तो वहां पर ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्या बनाते हैं बेटा, ये सल्फर ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये क्या कर रहे हैं, सल्फर ऑक्साइड। ये केमिकल्स के फॉर्म में क्या है, ऊपर वाष्प के साथ में उपस्थित हैं। केमिकल के फॉर्म में ऊपर वाष्प के साथ में क्या है, उपस्थित है। जब बारिश का समय होता है तो बारिश के समय पर, जैसे कि ये हमारे पास में क्या है, हमारी धरती, तो हमारे पास में जब बारिश का सीजन है, बारिश होने वाली है, बारिश के समय अब भाई जितना भी आप पेट्रोलियम वगैरह, आप कोयला वगैरह जला रहे हो, इससे बहुत सारा नाइट्रोजन और सल्फर बन रहा है। ये नाइट्रोजन सल्फर ऊपर जा रहा है, एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो रहा है। ऊपर जलवाष्प भी उपस्थित है, तो वहां पर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जब बारिश होती है बेटा, तो बारिश के साथ में ये जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हैं वो भी क्या होते हैं बेटा, नीचे आते हैं घुल करके। इस पानी के साथ में क्या होते हैं, घुल करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जो ऊपर से बारिश हो रही है, उस बारिश के अंदर बेटा बहुत ज्यादा क्या है, केमिकल है। जो बारिश हो रही है ऊपर से, ये बारिश कैसी हो रही है, केमिकल वाली बारिश हो रही है, केमिकल वाली बारिश हो रही है। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या बने हुए थे, केमिकल्स, और वही केमिकल पानी के साथ में कहाँ आ रहा है, नीचे। तो एक्चुअल में ये पानी नहीं बरस रहा, ये क्या बरस रहा है, ऊपर से केमिकल बरस रहा है। और ऐसी जो बारिश होगी इसे हम नाम दे देंगे, ये क्या है, अम्ल की वर्षा है, अम्लीय वर्षा है। ऐसी वर्षा है बेटा, अम्लीय वर्षा। तो ये जो पानी ऊपर से आएगा, ये पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगा, हानिकारक रहेगा। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगा, हानिकारक रहेगा। इसी को हम बोलते हैं, ये क्या है, अम्लीय वर्षा हमारे पास में हो चली है। ठीक है, ये कब हुआ, जब कोयला और पेट्रोलियम का हम दहन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तब जाकर के ये हुआ है। लेकिन ये कोयला और पेट्रोलियम से सिर्फ अम्लीय वर्षा नहीं होती, इनसे बहुत सारी समस्या होती है। कोयले और पेट्रोलियम में बहुत सारा ऐसा भी हमारे पास में इसका कुछ पदार्थ रहता है जिसका अपूर्ण दहन हुआ है। अपूर्ण दहन मतलब वो पूरी तरह से जला नहीं है। अपूर्ण दहन मतलब पूरी तरह से जला नहीं है। तो कोयला या पेट्रोलियम अगर पूरी तरह से नहीं जला तो ये कण के रूप में क्या है बेटा, उपस्थित है। और ये जो अपूर्ण दहन हुआ है, ये जो कण उपस्थित है बिना जला हुआ, जो आपका जीवाश्म ईंधन है, इसे हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। पूरी तरह से नहीं जला इसलिए इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बिना जला जीवाश्म। ठीक है, अपूर्ण जला हुआ, अपूर्ण दहित, बिना जला हमारे पास में ये क्या है, जीवाश्म है। इसको हमने नाम दे दिया, ये क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन। और ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये जो कण है ना, ये पृथ्वी पर ऐसे ही घूमते हुए रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही घूमते हुए रहेंगे ये कण, और पृथ्वी पर घूमते हुए रहेंगे। और जब ठंड का मौसम आएगा, स्पेशली ठंड का मौसम, ठंड के मौसम में बेटा बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, मॉइस्चर, नमी हो जाती है। उस समय पर ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे अणु अपने आउटसाइड में जलवाष्प को क्या करते हैं, रखते हैं। और जलवाष्प को रखने के कारण ये क्या कर लेते हैं, पूरा की पूरा कोहरा बना लेते हैं, एकदम धुंध बना लेते हैं। कोहरा, या फिर मैंने कहा बेटा धुंध का ये क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। कोहरा, या इन्होंने क्या कर दिया है, धुंध का निर्माण किया, धुंध को बनाने का काम किया। तो पेट्रोलियम और कोयला अगर पूरी तरह से जल रहा है तो ये सिचुएशन हमारे पास में बन रही है। अगर पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो हमें कोहरा या फिर धुंध वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। इसी को हम बोल देते हैं, ये क्या है, हमारा वायु प्रदूषण। हमारी वायु क्या है, प्रदूषित है, इसलिए ये सब हमें देखने को मिल रहा है, ये सारे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। क्लियर, कहानी समझ में आ गई है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास में देखने को मिला
कि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है। जब ये ईंधन जलते हैं तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ जलते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इन गैसों को केवल अगर हम सांस से ही लें तो खतरनाक नहीं है, बल्कि ये वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा भी करते हैं, जो मैंने आपको बताया। जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को भी बढ़ा देता है। ये निलंबित कण बिना जले कार्बन कण या पदार्थ हो सकते हैं, हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बिना जले हुए कार्बन है, या फिर अपूर्ण बिना जला जीवाश्म, या बिना जला हमारे पास में कार्बन हमारे पास में ये हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिना जला हमारे पास में कार्बन, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, उसका हमारे पास में नाम है। ठीक है, ठीक है। इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता मतलब दिखने की जो हमारी क्षमता है उसको कम कर रही है। जैसे कोहरे में हमें दिखना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसी को हम धूम या कोहरा बोलते हैं। या फिर जब यही सारी की सारी चीज़ें हमारे सांस में जाती है, फेफड़ों के पास जाती है, तो हमें क्या कर देती है बेटा, बीमार कर देती है। हमें क्या कर देती है, बीमार कर देती है। ये हमारे पास में देखने को मिलती है, कैंसर वगैरह की बीमारी ये करवा देती है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई है। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में बात की किसके बारे में, वायु के बारे में बात की। अगली जो कंडीशन हमारे पास में बन रही है वो आ रही है हमारे जल के बारे में। अब हम बात करें जल, बेटा आपको पता है एक अद्भुत क्या है, लिक्विड है, द्रव है। और जल की अगर हम बात करें, इस लिक्विड की अगर हम बात करें, तो इसके साथ में हमारे पास में सबसे स्पेशल बात ये आती है कि पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग में ये उपस्थित है। ये जमीन में भी हो सकता है, मतलब भूमिगत जल भी होता है, और कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल जो होता है वो समुद्र और महासागरों में है। मैक्सिमम जो जल है वो समुद्र और महासागर में, और वो कैसा है, खारा है। इसके अलावा शुद्ध जल जो है वो बर्फ से ढके हुए हमारी पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव होते हैं, दक्षिण और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, ऊपर उपस्थित होता है। जल हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है बेटा कि प्राणियों के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, कोशिकाओं में जितनी भी प्रक्रिया होती है वो जलीय माध्यम में ही होती है। सारी की सारी जो प्रक्रिया होती है वो जलीय माध्यम में ही होती है। इसलिए हमारे लिए जो जल होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। सभी प्रतिक्रिया जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती है वह जल में घुले हुए पदार्थों के रूप में होती है। शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में अगर हमें किसी चीज़ को भेजना है तो भी वो हमारे खून में या फिर हमारे जल में क्या है, घुली हुई है। खून मतलब क्या होता है, पानी ही है मैक्सिमम, तो उसमें घुल करके हो रही है। इसलिए हमारे लिए हमारा जो जल है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी हम इस जल को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कारणों की वजह से, अलग अलग चीज़ों की वजह से क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि हम क्या करते हैं बेटा, जलाशय के अंदर जो पानी के स्रोत होते हैं उसमें बिना काम के पदार्थों को मिला देते हैं। नदी, शहरों के जो नदी नालों से निकला हुआ, शहरों की जो नाली या फिर नालों से जो निकला हुआ पूरा की पूरा सीवेज वाला मटेरियल होता है, जो हमारे शौचालयों का पानी होता है, वो हम कहाँ मिला देते हैं, नदियों के अंदर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। हम अगर देखें कि अगर आपने किसी पानी के अंदर से ऑक्सीजन की कमी कर दी तो भी वो क्या है बेटा, जल प्रदूषण है। तो यदि आप पानी में बिना काम का पदार्थ मिला रहे हो, अनैच्छिक पदार्थ मिला रहे हो, ठीक है, तो भी उसे हम क्या बोलेंगे, जल प्रदूषण। यदि उसमें से आप काम का पदार्थ निकाल रहे हो, खींच रहे हो, जैसे ऑक्सीजन अगर आपने पानी में से निकाल ली तो भी वो क्या है बेटा, हमारे पास में जल प्रदूषण हमारे पास में होता है। इसके अलावा जो हम बड़े बड़े बांध बनाते हैं, जब आप बड़ा बांध बना लेते हो तो बांध में बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है। वो पानी क्या रहता है बेटा, एकदम ठंडा सा रहता है। वो पानी क्या रहता है, एकदम ठंडा सा, बांध वाला। वो नदी के इधर के किनारे पे, जैसे ये बांध है, बांध के इस साइड जितना भी पानी इकट्ठा है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा है, तो ये ठंडा रहता है, क्यों, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। और इधर बांध के इस साइड जो पानी है वो एकदम क्या है, गर्म, थोड़ा सा गर्म वाली कंडीशन। तो इधर जो गर्म पानी में रहने, इधर जो मछलियाँ रह रही हैं वो उस टेम्परेचर के लिए क्या हो गई है बेटा, हैबिटेड हो गई है, वो उस टेम्परेचर में रहना पसंद कर रही है। यहाँ बांध का जो टेम्परेचर है वो एकदम ठंडा है, बांध के पानी का जो टेम्परेचर है वो एकदम ठंडा है। जब आप बांध का गेट खोलते हो या फिर बांध का पानी छोड़ते हो तो ये पानी जब आगे जाता है नदी के अंदर, तो वहाँ की मछलियाँ उस ठंडे पानी की वजह से क्या होती है बेटा, मर जाती है। मछलियों के अंडे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो लार्वा होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पानी के तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं।
वो पानी के तापमान में अगर परिवर्तन होता है तो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है उसके ऊपर असर पड़ेगा, और हम इसे भी क्या बोल देते हैं, ये हमारा एक जल प्रदूषण हो गया। तो पानी में अगर हम कोई हानिकारक चीज मिला रहे हैं तो वो जल प्रदूषण है। पानी में से कोई अगर हमने अच्छी चीज निकाल ली, ऑक्सीजन निकाल दी, ऑक्सीजन की कमी हो गई पानी में, तो वो भी क्या है, जल प्रदूषण। पानी का तापमान कम हो गया या ज्यादा हो गया तो वो भी क्या है, जल प्रदूषण। ये तीन अलग अलग हमारे पास में चीजें निकल करके आती हैं, किसके, जल प्रदूषण की निकल करके आती हैं। ठीक है, जल प्रदूषण इन तीन अलग अलग कारणों से, इन तीन अलग अलग चीजों से हमें देखने को मिलता है। तो यदि हम देखें कि भाई किसी बांध से जल को छोड़ने पर जलाशय के जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ जरा ध्यान से। वही चीज जो मैंने बताई, जब बांध से जल को छोड़ा जाता है तब नदियों के जल के तापमान में भी प्रभाव पड़ता है। गहरे जलाशय के अंदर जल सूर्य के द्वारा गर्म, ऊपर की सतह के जल की तुलना में शीतल होगा। ठीक है, गहरे जलाशय जो बांध का पानी होगा वो ठंडा होगा। जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं वो वहाँ के लिए तापमान के अनुकूल हो जाते हैं, और उस तापमान में अचानक अगर परिवर्तन हुआ तो उनके लिए क्या हो जाएगा, खतरनाक होगा, और प्रजनन की उनकी जो प्रक्रिया है उसको क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। जैसे उनके अंडे और लार्वा को क्या कर देगा बेटा, मार देगा, और लार्वा क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है पानी के साथ। हम पानी के साथ में इस तरह से क्या कर रहे हैं, उसके साथ में नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको हानि पहुंचा रहे हैं, किसको, अपने पानी। ठीक है, क्लियर है। आगे की तरफ हम चलें। नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक निकल करके आता है वो है हमारी मृदा, मिट्टी की हम बात कर रहे हैं। मिट्टी कैसे बनती है, पहले तो इसकी हम बात करें। बेटा जो मिट्टी है ना, पृथ्वी के ऊपर ऐसा बोला जाता है बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर। ये बड़े बड़े से पत्थर जब छोटे छोटे से पार्टिकल्स में, छोटे छोटे से कणों में हजारों लाखों सालों में टूटते हैं, तब जाकर के हमारे पास में क्या बनती है बेटा, मिट्टी बनती है, मृदा बनती है। मिट्टी बनती है, मृदा हमारे पास में बनती है हजारों लाखों साल में। एक दिन में मिट्टी का निर्माण नहीं होता। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम भूपृष्ठ बोलते हैं, और इस परत में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं, मिनरल जैसे कैल्शियम, आयरन वगैरह हो गए, ये जीवों को विभिन्न प्रकार के पोषण प्रदान करने वाले तत्व देते हैं। लेकिन यदि ये जो खनिज है ये बड़े पत्थरों के साथ में क्या होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, होते हैं, तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, पत्थरों के साथ में अगर होंगे तो होता ये है कि हजारों लाखों वर्षों में, लंबे समय के बाद में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर अलग अलग प्रकार की रासायनिक या भौतिक प्रक्रियाओं के कारण टूट जाते हैं, और टूटने के बाद आखिरी में जो महीन कण बचता है उसी को हम मृदा बोल देते हैं। लेकिन ये पदार्थ टूटते कैसे हैं, तो अलग अलग रीजन से टूट सकते हैं। पहला तो बेटा सूर्य की वजह से टूटते हैं। जब दिन के समय में सूर्य आता है तो पत्थर को क्या करता है, गर्म करता है। रात के समय में सूर्य नहीं है, पत्थर क्या हुआ, ठंडा। दिन के समय में सूर्य गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा। ऐसा जब पत्थर के साथ में लंबे समय तक होता है, बहुत सालों तक होता है, तो पत्थर में क्या पड़ने लगती है, दरारें पड़ने लगती है, पत्थर क्या होने लगता है, टूटने लगता है। तो जो हमारा सूर्य है इसने भी क्या कर दी, सहायता कर दी। किसमें सहायता कर दी, हमारे पत्थर को तोड़ने में इसने क्या कर दी है, सहायता कर दी। पत्थर को तोड़ने में इसने क्या कर दी, सहायता कर दी। दूसरी चीज, जब बारिश होती है तो इन पत्थरों की दरार के अंदर क्या जाता है, पानी, और पत्थरों को क्या करता है, अलग करता है। कौन, पानी। पानी जब पत्थरों के ऊपर गिरता है तो ये पानी भी उस पत्थर को क्या करता है, हल्का हल्का, थोड़ा 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 सा क्या करता है, छिदता हुआ जाता हुआ है, मतलब उसको तोड़ता हुआ जाता है। कि पानी पावरफुल होता है भाई साहब। लाखों सालों तक जब एक ही जगह पर पानी गिरता रहता है तो वहां चाहे कितना ही बड़ा पत्थर हो वो छिद्र हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो बारिश जैसे पड़ती है, पत्थरों की जड़ों के अंदर, सॉरी, पत्थरों की जो दरार होती है उसके अंदर क्या जाता है, पानी जाता है, जल, और पत्थर क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। इसके अलावा वो छोटे छोटे से कणों में क्या होने लगता है, टूटने लगता है जल की वजह से। और इसके अलावा जो अलग अलग हमारे पास में कारक निकल करके आते हैं, जैसे हम वायु की बात करें तो वायु भी जब तेज चलती है रफ्तार से तो ये पत्थरों को हल्के हल्के से कणों में क्या करती है, तोड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में तोड़ दिया ना, लंबे समय में, लाखों सालों में ये क्या करती है, तोड़ती है। अगर मैं कहूं आपसे कि कोई एक पत्थरों का क्या है, पहाड़ है, कोई एक हमारे पास में पत्थर का क्या है बेटा, पहाड़ है। अब होता यह है कि किसी पत्थर के ऊपर बेटा कोई जीव पाया जाएगा क्या, कोई भी जीव नहीं पाया जाएगा। लेकिन पत्थर के ऊपर बेटा सबसे पहले एक जीव आता है और उसका हमारे पास में नाम होता है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, जरा मैं बता रहा हूं। पत्थरों के ऊपर कोई भी रहना पसंद करता है क्या, नहीं। इस धरती के ऊपर कोई भी जीव पत्थर के ऊपर नहीं रह सकता।
लेकिन पत्थर के ऊपर सबसे पहले एक जीव आकर के रहता है, वो होती है हमारे पास में हमारी कवक, फफूंद। इसकी बात कर रहे हैं हम, कवक की बात कर रहे हैं, फफूंद। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई आया, कोई अगर रहना शुरू किया, तो ये कौन है हमारे पास में? कवक है, फफूंद। कवक के पास में, फंगस के पास में बेटा पावर है। क्या पावर है? कि ये पानी को अवशोषित कर सकती है, पानी को अवशोषित करके रख सकती है, लेकिन ये खुद अपना खाना बना नहीं सकती। तो ये उपस्थित है, लेकिन ये क्या कर रही है? सिर्फ पानी को क्या कर रही है? अवशोषित करके रख रही है। तो ज्यादा लंबे समय तक ये पत्थर पे जिंदा नहीं रह पाएगी। क्यों? बिना खाने के ये कैसे जिंदा रहेगी? तो ये क्या करती है? पानी को अवशोषित करके तो रखा है इसने, और जैसे ही पता चलता है आसपास में एक छोटा सा एक जीव होता है, नाम होता है उसका हमारे पास में शैवाल, नाम होता है हमारे पास में शैवाल। शैवाल की अगर हम बात करें तो शैवाल जो है ये पानी या फिर नमी के ऊपर रहना पसंद करता है। ठीक है, कवक पहले से इस पत्थर के ऊपर जाकर के बैठी थी, रह रही थी, और नमी को इसने क्या किया है? अवशोषित करके रखा है। पता चला शैवाल को, तो शैवाल भी इसके ऊपर जाकर के रहने लगी, क्योंकि उसको पता चल गया कि कवक ने क्या कर रखा है? नमी को, पानी को अवशोषित करके रख रखा है। अब ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? समझौता। कवक बोलती है कि मैं पानी को लूंगी, और शैवाल को बोला कि भाई तू क्या कर? खाना बना। इन दोनों ने समझौता कर लिया, दोनों साथ साथ में रह रही है। इन्हीं को हमने बोल दिया है, इनका साथ साथ में रहने का जो संबंध है, इसी को हमने बोल दिया ये क्या है? लाइकेन है। इसी को हमने बोल दिया है लाइकेन, इसका हमने नाम रख दिया। ठीक है, अब बहुत लंबे सालों तक ये क्या करेंगे? लाइकेन यहाँ पे रहेंगे, आराम से जीवन यापन करेंगे, अपनी संख्या को दोनों बढ़ाएंगे। कौन? कवक और शैवाल। अच्छे खासे दोनों के दोनों रह रहे हैं। इनकी जब मृत्यु होती है, जब मरते हैं, तो छोटा थोड़ा थोड़ा सा क्या बनने लगता है? पाउडर बनने लगता है। ऐसे लंबे सालों में भाई साहब 2, 4, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, ऐसा समय निकल गया। यहाँ पर बहुत सारे लाइकेन आए गए, आए मरे, आए गए, नए बने और मरे। यहाँ पर क्या हो गया? हल्की हल्की सी पाउडर जैसी एक मिट्टी का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी डेड बॉडी भी तो यहाँ पे पड़ी हुई है, मरी हुई अवस्था में डेड बॉडी के कण भी तो यहाँ पे पड़े हुए हैं, और वही डेड बॉडी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है? मिट्टी में। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का सा मिट्टी यहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ पर छोटे छोटे से जो प्लांट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मॉस, मॉस आकर के क्या होते हैं? रहना शुरू करते हैं। यहाँ पे कौन आ जाते हैं? मॉस आकर के रहना शुरू कर देते हैं ये वाली जगह। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हल्की हल्की सी मिट्टी जैसा पदार्थ आ गया है। मॉस भी क्या करेगा? लंबे समय तक रहेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और मॉस का शरीर थोड़ा सा लाइकेन से बड़ा होता है। तो जब मॉस मरेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा क्या होगी? मिट्टी का निर्माण होगा। धीरे 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 ये पत्थर भी क्या होने लगेगा? इन सब की वजह से ये पत्थर के ऊपर जब लग रहे हैं, तो इनकी जब जड़ें निकलेंगी, तो जड़ें पत्थर को क्या करेंगी? तोड़ेंगी, ब्रेक करेंगी। धीरे धीरे पत्थर भी टूट रहा है, वहां पर ये जीव भी क्या कर रहे हैं? मिट्टी का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर इस पत्थर के ऊपर बहुत सारी क्या हो जाएगी? धीरे 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 बारीक पदार्थ जमा हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे वो क्या है? हमारी मृदा। तो जो जीव होते हैं बेटा, वो भी क्या करते हैं? जीव भी क्या करते हैं बेटा? मृदा का या मिट्टी के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण में क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। अलग अलग कारक, अलग अलग चीजें। क्लियर है? हमारे पास में देखने को मिलता है कि जो मिट्टी है बेटा, जैसे कि आप अपने घर के अंदर गमले के अंदर जो अपनी सब्जी वगैरह है, फल फ्रूट वगैरह, इनके छिलके अगर डाल देंगे, तो ये कुछ समय में धीरे 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 बैक्टीरिया, वायरस ये सड़ने लगेंगे, गलने लगेंगे, और वहाँ पर एक क्या बनने लगेगा? खाद बनने लगेगा। ठीक है, जैसे जो किसान लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? गोबर को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधों की पत्तियाँ, टहनियाँ को इकट्ठा कर दिया, और केचुआ ये क्या करते हैं? उपयोग में लाते हैं। केचुआ ये सारे के सारे पदार्थों को अपघटित करता है। ठीक है, अपघटन करता है, डिकम्पोज करता है। इसकी वजह से एकदम एक भूरा कलर का पाउडर बनता है, और उस भूरे कलर के पाउडर को बेटा हम नाम दे देते हैं, क्या है वो? हमारा ह्यूमस। उसका हमारे पास में नाम हो जाता है ह्यूमस, नाम हो जाता है। ठीक है, तो जो भूरे रंग का पदार्थ बना, उसे हम बोल देते हैं वो क्या हो जाता है? ह्यूमस हमारे पास में हो जाता है। और ये जो ह्यूमस होता है, ये मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कोई सी मिट्टी अगर ऐसी है जो एकदम हार्ड है, कठोर है, जिसमें पानी नहीं जा रहा है, तो ह्यूमस क्या कर देता है? मिट्टी के अंदर हल्के हल्के से मिट्टी को संरंध्रित करता है, मतलब थोड़ा सा उसमें छिद्रित करने का काम करता है। छिद्र उपस्थित करने का काम कौन करता है? हमारा ह्यूमस करता है। इसकी वजह से मिट्टी पानी को ज़्यादा अवशोषित कर लेती है। भूमि, जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, जो पैदावारी क्षमता है, वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसके कारण? ह्यूमस के कारण। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि हम पानी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम पानी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम हवा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक इसी तरह से हम बेटा मिट्टी को भी क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं।
हम आज के समय में बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर्स का। वो खेतों के अंदर हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, खेतों के अंदर हम दवाई छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, ताकि वहाँ के जो हानिकारक इल्ली वगैरह कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएं। अब हमें शुरुआत में तो फ़ायदा होता है फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, लेकिन जब हम लंबे समय तक 8-10 साल, 20 साल, 30 साल तक किसी खेत के ऊपर ऐसे केमिकल्स डालते हैं, तो वो केमिकल्स की वजह से खेत की जो मिट्टी है ना, वो बंजर होने लगती है, खराब होने लगती है। ठीक है, तो हम बोल देते हैं ये क्या हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है। पूरी की पूरी सिचुएशन को हम बोल देते हैं ये क्या है, हमारे पास में भूमि प्रदूषण वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, क्यों हो रही है, क्योंकि हम बहुत सारे पीड़कनाशियों का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का, केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। मिट्टी जो है बेटा वो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, बहुत ज़्यादा जरूरी। क्यों होती है बहुत ज़्यादा जरूरी, देखो जब बारिश का पानी आता है मिट्टी के ऊपर गिरता है, ठीक है, मिट्टी के ऊपर गिरता है, बारिश के पानी जो होता है वो मिट्टी के द्वारा कहाँ चला जाता है, नीचे जमीन में चला जाता है। हमारे पेड़ पौधे उस पानी को अवशोषित करते हैं, मिट्टी हमारे लिए क्या करती है, पौधों को पानी को देती है, और पौधे फिर उस पानी के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पौधों से हमें फल फ्रूट सब्जी मिलते हैं, हमारा भोजन बनता है। ऐसा ही होता है। मिट्टी के साथ में एक और दिक्कत ये चलती है बेटा कि आप मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करके तो मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, लेकिन बेटा जब हम पेड़ पौधों को कट करते हैं ना, तो पेड़ पौधों को कट करने से भी मिट्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या पड़ता है, असर पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास में बेटा एक मिट्टी, एक हमारे पास में क्या है, जमीन का एक भूभाग है, और जमीन के इस भूभाग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेटा आपको कोई भी प्लांट दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ऊपर क्या है हमारे पास में, वायुमंडल है, हमारा पूरा की पूरा वातावरण। हम यहाँ एक और मैंने कहा है, यहाँ पर मेरे पास में एक और है हमारे पास में जमीन वाला भाग, और ये जो जमीन वाला भाग है यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उपस्थित है। होता ये है बेटा, इधर वाले भाग पर पेड़ पौधे नहीं है, इधर वाले भाग पर क्या है, आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे उपस्थित है। नीचे भी घास वगैरह उपस्थित है, इस तरह से घास क्या है, उपस्थित पे है, घास यहाँ पे उपस्थित है, एकदम हरा भरा ये पूरा की पूरा एरिया, एकदम हरा भरा पूरा की पूरा एरिया है। यहाँ ऊपर हमें पता चला कि भाई बादल है, और बादल से तो भैया हर थोड़े समय में कुछ महीनों में क्या आती है, बारिश आती है। जब बादलों से बेटा बारिश होती है तो इतनी ऊंचाई से जब पानी नीचे की तरफ गिरता है ना, कहाँ गिरता है, नीचे की तरफ पानी गिरता है। देखो भाई, इतनी ऊंचाई से पानी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, जमीन पर आ रहा है। तो जब ये पानी नीचे आता है बेटा, तो जमीन पर मिट्टी को ये क्या करता है, खोदता है, मिट्टी को ये क्या करता है, पानी खोदता है। क्यों, ये सीधा सीधा पानी इस मिट्टी के ऊपर गिर रहा है, इतनी ऊंचाई से जब पानी मिट्टी के ऊपर गिरेगा तो मिट्टी को क्या करता है, उधेड़ता है, खोदता है, मिट्टी बाहर निकलती, जमी हुई मिट्टी बाहर निकलती, और पानी के साथ में वो बहती हुई मिट्टी कहाँ चले जाती है, दूसरी जगह पर चले जाती है। ठीक है, पेड़ पौधे अगर होते हैं तो ये जो पूरा की पूरा बारिश का पानी आ रहा है वो पहले पेड़ पौधों की सतह पर टकराता है, वो पेड़ पौधों से फिर धीरे धीरे रिस करके कहाँ पर आता है, जमीन पर आता है, मिट्टी पर आता है। तो ये मिट्टी को उधेड़ नहीं पा रहा है, मिट्टी को बहा नहीं पा रहा है। पेड़ पौधे हम काट रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मिट्टी के ऊपर जब बारिश का पानी आता है तो बारिश के पानी के कारण ये मिट्टी बह करके कहीं और चले जाती है। इस प्रक्रिया को, मिट्टी का बारिश के पानी के साथ में बह जाना, इस प्रक्रिया को हम नाम दे देते हैं क्या, मृदा अपरदन इसका हमारे पास में नाम होता है, सॉइल इरोजन इसका हमारे पास में नाम होता है। मिट्टी का बह करके कहीं और चला जाना, क्या नाम हुआ इसका, सॉइल इरोजन इसका हमारे पास में नाम होता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे को काट कर भी हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, उसमें तो मिट्टी को नुकसान हो ही रहा है, लेकिन पेड़ पौधों को कट करने से भी क्या हो रहा है, मिट्टी को नुकसान हो रहा है। क्लियर है, मृदा अपरदन वाली बात समझ में आ गई आप, बोलो बेटा। ठीक है, अब देखो हमारी नेचर ने तो बेटा बहुत सारा क्या बना रखा है, सिचुएशन बना रखी है, ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसकी वजह से हमारी नेचर के अंदर क्या होता है बेटा, हर एक चीज़ बैलेंस रहती है। जैसे हमारी नेचर में एक चलता है, जल चक्र चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा जो समुद्र है, समुद्र की सतह से बेटा जल वाष्प बनती है, पानी की वाष्प बनती है, ऊपर जाती है, पानी की वाष्प ऊपर जाती है। जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों के अंदर एक प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन, उसमें पानी कहाँ जाता है, ऊपर। हम जो सांस छोड़ रहे हैं इसमें भी जलवाष्प है, तो हमारे द्वारा जो छोड़ी गई जल सांस है उसमें भी जलवाष्प है, वो भी कहाँ जा रही है, हवा ऊपर। तो हमारी पृथ्वी से बहुत सारी जलवाष्प ऊपर जा रही है, ऊपर ठंडी होती है, वापस ये बारिश की बूंदों में कहाँ आ जाती है, जमीन।
जमीन पर ये पानी आता है तो कुछ पानी तो समुद्र में चला गया बह करके, कुछ पानी कहाँ चला जाता है, मिट्टी में। यही मिट्टी वाला जो पानी होता है हम ये नल कूपों के द्वारा, कुओं के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं, अपने काम में ले लेते हैं। ऐसा ही होता है। पानी वापस से जो नदी, झरनों या समुद्रों का पानी होगा वो वापस से जलवाष्प में बदलेगा, ऊपर जाएगा, वापस ठंडा होकर के नीचे आएगा। ये सीक्वेंस प्रकृति में अपने आप चलता हुआ रहता है। पानी ऊपर गया बारिश के रूप में, नीचे वापस ऊपर गया बारिश के रूप में आया। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसे हम बोलते हैं बेटा जलीय चक्र। इसका हमारे पास में नाम होता है जलीय चक्र। ठीक है, तो हमारी प्रकृति के अंदर वाटर का क्या होता है बेटा, संतुलन बना हुआ रहता है किसके माध्यम से, जलीय चक्र के माध्यम से संतुलन बना हुआ रहता है। हाँ, अगर हम हमारी पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाएंगे और जीव जंतु को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा जो जलीय चक्र है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है बेटा, इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें चलती हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भाई हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की गैस होती है। अब वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन गैस। क्यों? हमारे अंदर डीएनए, आरएनए, हमारा प्रोटीन, ये सारी चीज़ें नाइट्रोजन से ही बनी हुई है। तो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। लेकिन वायुमंडल की नाइट्रोजन हमारे अंदर कैसे आती है, आप ही सोचो। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो हमारे अंदर कैसे आती है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर आती है, हमारे पास में आती है। सुनो जरा ध्यान से। होता ये है बेटा, होता ये है बेटा कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है इसको नीचे जमीन पर लाने के लिए धरती के ऊपर कुछ क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, ये है हमारे पास में वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। अब वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन हमारे या पेड़ पौधे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर हम हवा गैस के रूप में नाइट्रोजन को ले सकते हैं क्या? नहीं। पेड़ पौधे गैस के रूप में नाइट्रोजन को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो फिर कैसे लेते हैं हम नाइट्रोजन को? हमारी जो पृथ्वी होती है, जो जमीन होती है, धरती होती है, इसके अंदर बहुत सारे बेटा सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। ये जो पृथ्वी के अंदर के जो सूक्ष्मजीव हैं वो क्या करते हैं बेटा, जैसे देखो यहाँ पर क्या उपस्थित है, कुछ सूक्ष्मजीव है। ये सूक्ष्मजीव, ये जीवाणु, बैक्टीरिया, ऊपर की जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस, इस नाइट्रोजन गैस को ये क्या करते हैं, लेते हैं सूक्ष्मजीव, और ये इस नाइट्रोजन गैस को ये जीवाणु बदल देते हैं बेटा किसमें, नाइट्रेट में और नाइट्राइड में। इसमें बदल दिया इन्होंने, नाइट्रेट और नाइट्राइड में इन्होंने क्या कर दिया है, बदल दिया। ये नाइट्रेट और नाइट्राइड ये ऐसे केमिकल हैं जिसको बेटा पौधे क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं, अपनी जड़ों के द्वारा पौधे अवशोषित कर सकते हैं। तो नाइट्रेट और नाइट्राइड जो है बेटा वो चला जाएगा कहाँ पर, पेड़ पौधों के अंदर। और जब पेड़ पौधों को कोई जंतु खाएगा तो यही नाइट्रेट और नाइट्राइड इसके अंदर आ जाएगा, जंतु के अंदर आ जाएगा, जंतु के अंदर आ जाएगा। यही नाइट्रेट और नाइट्राइड किसके अंदर आ गया, जंतु के अंदर आ चला है। जब ये प्लांट या एनिमल की कभी अगर डेथ होती है, प्लांट या एनिमल की जब डेथ होती है, तो जब इनकी डेथ होगी तो वापस इनके शरीर से क्या बनेगा, नाइट्रेट और नाइट्राइड बनेगा। इस धरती के ऊपर कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो इन नाइट्रेट और नाइट्राइड्स को बेटा इसमें बदल देते हैं, नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। तो हो ये रहा है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइड के फॉर्म में आ रही है, वो वापस नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइड से जा रही है। ये प्रक्रिया एकदम सीक्वेंस के फॉर्म में चलती हुई रहती है। इसी को हम बोल देते हैं, ये क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है या नाइट्रोजन चक्र होता है। नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल इसका हमारे पास में नाम होता है। ये जो जीवाणु है जो नाइट्रोजन को किस में बदल रहे हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइड में, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या है, ये नाइट्रोजन स्त्रीकरण। प्रक्रिया का नाम हो गया है नाइट्रोजन स्त्रीकरण, इसका हमारे पास में नाम हुआ। और जब नाइट्रेट और नाइट्राइड को कोई दूसरा जीवाणु नाइट्रोजन में बदल दे तो इसे हम बोल देते हैं ये क्या है, विनाइट्रीकरण, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं ये क्या है, डी नाइट्रिफिकेशन, इसका हमारे पास में नाम होता है। डी नाइट्रिफिकेशन इसका हमारे पास में नाम होता है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इस तरह से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो क्या रहता है बेटा, बैलेंस रहता है। ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु नाइट्रोजन स्त्रीकरण कर रहे हैं, ये जमीन में उपस्थित रहते हैं।
या पौधों की जड़ के साथ में भी ये पाए जाते हैं, पौधों की जड़ों के साथ में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो बोलो क्लियर है, कहानी इतनी समझ में आपको आ चलिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट अगली चीज हमारे पास में होती है कि हमारे वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बैलेंस रहती है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेते हैं बेटा, प्लांट लेते हैं। प्लांट से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चला जाता है, एनिमल्स के अंदर जाता है, जंतुओं के अंदर जाता है। जब प्लांट की कभी अगर डेथ हो जाती है तो प्लांट की डेथ होने से लाखों करोड़ों सालों में क्या बनता है, कोयला बनता है, कोयला का निर्माण होता है। जंतु की डेथ होती है तो प्लांट और जंतु की डेथ से क्या बन जाता है, पेट्रोलियम भी बन जाता है। ठीक है, जंतु कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं श्वसन की क्रिया में तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चल जाती है। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी पर आ भी रही है, वो पृथ्वी से जा भी रही है, दोनों सीक्वेंस चल रही है। यहाँ पर आया पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों से गया कहाँ पर, इन जंतुओं में। पेड़ पौधों की अगर मृत्यु हुई तो कोयला बन सकता है या पेट्रोलियम, जंतुओं की मृत्यु हुई तो पेट्रोलियम बन सकता है, पेट्रोलियम में चला गया। पेट्रोलियम कोयला को अगर आपने जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वापस एटमॉस्फेयर में। जंतु सांस छोड़ रहे तो एटमॉस्फेयर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा है। इस पूरे साइकिल को हम बोल देते हैं ये क्या होता है, हमारा हमारा कार्बन चक्र होता है, कार्बन साइकिल हमारे पास में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है, कहानी समझ में आ गई। इसके अलावा एक हमारे पास में देखने को मिलता है ऑक्सीजन साइकिल। देखो ये भी हमने पढ़ रखा है। प्लांट जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसको बनाते हैं, ऑक्सीजन को बनाते हैं। उसी ऑक्सीजन को हम किसमें, श्वसन की प्रक्रिया में काम में ले लेते हैं और हम क्या कर देते हैं, फिर वाटर वगैरह बना देते हैं। इसी को हमारे पास में प्रकाश संश्लेषण, वापस चले गई ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में C6H12O6 भी बनता है, यहाँ भी क्या होती है, ऑक्सीजन। इसको जंतु श्वसन की प्रक्रिया में काम में लेता है। यहाँ पर की जो श्वसन की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज गया, ऑक्सीजन गई, वो ऑक्सीजन कहाँ पर आ जाती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ से कहाँ चले जाती है, वापस प्रकाश संश्लेषण में काम में आ जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन के लिए पूरा चक्र चलता है इसे हम नाम दे देते हैं, ये हमारा ऑक्सीजन चक्र होता है या फिर ऑक्सीजन साइकिल हमारे पास में होती है। ठीक है बेटा, कहानी समझ में इतनी आ गई है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। हमारी जो पृथ्वी है बेटा, पृथ्वी के ऊपर हमें अभी तक हमने पढ़ लिया कि भाई हमारा वायुमंडल तो है, लेकिन बेटा पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के अलावा हमारे पास में एक और चीज देखने को मिलती है। पृथ्वी के आसपास में, वायुमंडल के ऊपर आसपास में एक बेटा गैस उपस्थित होती है। कौन सी वाली, ओजोन गैस पाई जाती है। आप पढ़ते हो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, लेकिन जब इसी O2 के साथ में एक और नवजात ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाती है तो इसे हम बोल देते हैं ये क्या होती है, O3, और ये हमारे पास में ओजोन गैस के रूप में होती है। वैसे अगर देखा जाए तो ये ओजोन गैस हमारे शरीर में अगर चले गई, ये हमारे लिए क्या होती है, जहरीली होती है। लेकिन जहरीली होती है। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि ओजोन गैस जब बनती है, ओजोन गैस जो होती है वो कहाँ उपस्थित होती है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऊपर वायुमंडल में हमें देखने को मिलती है। कौन, हमारी ओजोन गैस। तो जितनी भी ओजोन गैस है बेटा ये कहाँ पर है, ऊपर की तरफ उपस्थित है। ओजोन गैस का एक फायदा है, क्या फायदा है, ओजोन गैस हमारे वायुमंडल की बहन है, हमारे वायुमंडल की क्या है, बहन है। और ये बहन क्या कर रही है कि सूर्य से जो रोशनी आ रही है इसमें बेटा कुछ ऐसी प्रकाश की किरणें हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, यूवी विकिरण है। और ये यूवी विकिरण जो है ये हमारे वायुमंडल से भी क्या हो जाती है, निकल आती है, पार आ जाती है। लेकिन ये ओजोन की वजह से ये अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है वो यहीं से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो ओजोन जो है वो हमारे वायुमंडल की बहन है। ये क्या कर रही है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को वापस बाहर भेज रही है। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन प्रकृति पर आ जाए, हमारी धरती पर आ जाए, तो कैंसर वगैरह होने के क्या होते हैं, चांस होते हैं। ठीक है, कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब आज के समय में ये हो रहा है बेटा कि हम बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, AC, कूलर, मतलब बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। और वहाँ से एक केमिकल बनता है, उसका नाम होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका हमारे पास में नाम होता है। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो CFC होता है ना बेटा, ये दुश्मन है किसका, इस ओजोन गैस का। तो जब धरती के ऊपर हम बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो इससे एक गैस बन रही है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जाती है कहाँ, ऊपर एटमॉस्फेयर में, और वहाँ हमारी ओजोन परत को क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है। तो आज के समय में हमें देखने को मिला कि हमारी जो ओजोन परत है ना वो क्या हो रही है, नष्ट हो रही है।
ओजोन परत का नष्ट होना, इसे हम नाम दे देते हैं क्या है बेटा, ये ओजोन क्षरण है। ओजोन परत का नष्ट होना, इसी को हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, ओजोन क्षरण हमारे पास में हो चला है। ओजोन क्षरण इसका हमारे पास में नाम होता है, ठीक है। और ओजोन क्षरण के कारण आज ये हाल है बेटा कि हमें ऊपर के साइड पर यहाँ हमारा जो पोलर रीजन होता है ना, वहां पर हमें ऐसे छिद्र देखने को मिले हैं, और इन्हीं को हम बोल देते हैं ये क्या है, ओजोन छिद्र। ओजोन में क्या हो गया, छेद हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पॉल्यूशन इतना बढ़ा दिया है, ठीक है। तो पॉल्यूशन कम रखना है, ओजोन परत को हमें क्या करना है, बचाना है। देखो यहाँ पे ओजोन क्षरण का आपको देखने को मिल रहा है, इस तरह से ये पास में ओजोन छिद्र है, ठीक है। ये हमें देखने को मिला है अंटार्कटिका रीजन। क्लियर है बेटा? चलिए, तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए यूजफुल रही होंगी, आई होप सो सारी की सारी आई होंगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, अच्छे से सेशन को अटेंड कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, मज़े से रहिए। क्लास 9 बहुत अच्छे से आपने पढ़ी है, क्लास 10th में जा करके बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा। हम तो आपके लिए इसी बने हुए हैं, और आपकी 10th के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत। आप क्या कीजिए, फर्स्ट हमारे पास में पास में होता है गिफ्ट दे, तो उसका एक सदुपयोग कीजिए। क्लास 10 बहुत चैप्टर जब आएगा आप पढ़ लेंगे, तो सीधी सी बात है क्लास 9 अब आपको पूरा समय खत्म हो ही। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक।